बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, इंशाअल्लाह, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। 6 जज साहिबान का ख़त किसने लिखा, इस हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही थीं। कुछ खबर मुझे मेरे सोर्स ने दी, लेकिन आज ये खबर एक ऐसी शख्सियत से मिली कि जिनको मैं अ, अपने स्कूल ऑफ थॉट से बिल्कुल ऑपोजिट समझता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि वो दूसरे कैंप के हैं, मगर जाहिर है कि एक ताल्लुक़ है। ये खबर मेरे पास पहले भी मौजूद थी और इंटरनेट पर बाज़ हवालों से खबर चल भी रही थी, मगर चूंकि जब ये खबर मुझे उनसे मिली तो फिर उसके बाद इस खबर की एक और कंफर्मेशन हुई, तो मैंने कहा ये खबर भी आपके सामने रखेंगे कि ये खत लिखा किसने है। इन तमाम चीज़ों पर इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है, अपने लिए इस खाकसार को नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यही दरखास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब सबसे पहले बात इस खबर की कि यह ख़त लिखा किसने है। सुप्रीम कोर्ट के 6 जज साहिबान का ये ख़त किसने लिखा। ये ख़त मेरे सोर्स के मुताबिक भी, और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के साहब हैं जिनसे इसकी बड़ी हद तक तस्दीक होती है, उनके मुताबिक भी ये ख़त लिखा है मिस्टर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने। यानी इसे ड्राफ्ट बाबर सत्तार साहब ने किया है। इसमें जाहिर है कि तमाम 6 जजेस का इनपुट है। तमाम 6 जजेस ने अपने साथ होने वाले वाक़यात, अपने ऊपर मौजूद प्रेशर पर भी उनको इत्तलात दी, उनसे इस सिलसिले में बात की। उन्होंने तमाम ने मिलकर ये फैसला किया ख़त लिखा जाए। लेकिन ये ख़त लिखा, तहरीर जो किया है, मेरे सोर्स के दावे के मुताबिक ये ख़त बाबर सत्तार साहब ने तहरीर किया। जाहिर है कि 6 जज साहिबान हैं, इनमें से ही किसी को ये ख़त तहरीर करना था, और इसकी अगर कॉन्फिडेंशियलिटी उन्हें रखनी थी तो आपस में ही रखनी थी, तो इसलिए ये काम जो है वो इस तरह से किया गया। मगर सामने आ रहा है कि बाबर सत्तार साहब ने लिखा है। अब कुछ लोग जो है वो बाबर सत्तार साहब के हवाले से इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये तो अमरीकी शहरियत भी रखते हैं। ये बाबर सत्तार साहब जो हैं ये पीटीआई के लिए हिमायत भी रखते हैं। तो यकीन जानिए, बाबर सत्तार साहब को अगर आपने जियो के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में सुना हो, बाबर सत्तार साहब के फैसले देखे हों, या बाबर सत्तार साहब का कंडक्ट बतौर जज देखा हो, या उनकी तहारीर पढ़ी हो, तो आपको अंदाज़ा होगा, यानी जो इंग्लिश अखबार में वो ओपेड लिखते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि बाबर सत्तार साहब जो हैं वो किसी भी तौर पर किसी एक जानिब इस तरह का झुकाव रखने वाले इंसान नहीं है। और बाबर सत्तार साहब जो हैं वो बतौर ओपेड राइटर भी, बतौर जज भी, और जब बतौर तज्जियाकार जियो के प्रोग्राम में बैठते थे तब भी, बाबर सत्तार साहब एक बहुत बैलेंस्ड इंसान हैं और उनकी बड़ी तारीफ़ की जाती है। जो हलक़े हैं, कानूनी हलक़े, उनमें भी उनकी बड़ी तारीफ़ की जाती है। तो ये ख़त बाबर सत्तार साहब ने लिखा है। इन जज साहिबान में से कोई और लिखता, समन रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा लिखती, बाबर सत्तार साहब लिखते, मोहसिन अख्तर कैनी साहब लिखते, किसी एक को ही लिखना था, लेकिन ये बाबर सत्तार साहब ने लिखा। ये तो हो गई बात खबर की। अब मिस्टर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो हैं वो कमीशन की सरबराही करेंगे। मिस्टर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो हैं ये इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद चीफ जस्टिस बने थे, और उससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जज थे। जब फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब मरहूम वो बने थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अहदे पर कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर इफ्तिखार चौधरी साहब ने इनको मुतय्यन किया था। तो ये उस सिलसिले में भी जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं मिस्टर जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब। इनकी जो रिश्तेदारियों के हवाले से बात हो रही है, ये जो अभी जलील अब्बास जिलानी साहब हैं वो इनके भांजे हैं। जलील अब्बास जिलानी साहब वो इनके भांजे हैं, जो निगरां वज़ीर ख़ारिजा भी थे। और ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उनके कज़न भी हैं। ये अब तक का जो इनका प्रोफाइल है उसमें इनकी रिश्तेदारियों के हवाले से इंफॉर्मेशन है। जिलानी साहब जो हैं, जब एक केस था जो ख़त लिखने से मुताल्लिक़ था, आसिफ अली जरदारी, स्विस बैंक अकाउंट्स और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को उस मौके पर हम ये देख रहे थे कि अदालत की जानिब से बड़ा टफ टाइम मिल रहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा टफ टाइम मिल रहा था। तब जिलानी साहब जो हैं वो उस केस में से इन्होंने रिक्यूज़ किया था और ये उस केस से हट गए थे। जाहिर है कि रिश्तेदार का मामला था, इसलिए ये उस बेंच में शामिल नहीं रहे थे। इनके हवाले से एक बात और हमें जान लेनी चाहिए कि जब परवेज़ मुशर्रफ ने एक अदद अपने आमिराना इक़दामात के तहत
माजूल किया था इफ्तिखार चौधरी साहब को, तो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो हैं, इन्होंने उस मौके पर हलफ उठाने से इनकार कर दिया था। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत में 1993 में ये जज बने थे। और जिलानी साहब जो हैं, इनकी अगर पर्सनल प्रोफाइल की बात करें आप, तो मुल्तान की इनकी पैदाइश, इब्तदाई तालीम मुल्तान की है। फिर उसके बाद ये चले गए थे वजीफ़ा हासिल करके लंदन में कानून की आला तालीम के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करने वाले रिपोर्टर्स, और वो रिपोर्टर्स जो जज साहिबान के वकीलों से मालूम होने वाले प्रोफाइल पर, उनकी शख्सियत पर बात करते हैं, वो ये बताते हैं कि ये गोरा स्टाइल के जज हैं, ये एक्टिविज्म में बिलीव नहीं करते, और ये जज साहब जो हैं, ये अपने काम से काम रखना और कानूनी जो रिमार्क्स के ज़रिए हेडलाइंस में आने वाले जजेस कहलाते हैं ना, ये उनमें शामिल नहीं है। इनका इंतखाब किया गया। इससे पहले खबर ये आ रही थी कि सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं, वो बन सकते हैं इस कमीशन के सरबराह, लेकिन तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को कमीशन का सरबराह बना दिया गया है। 60 दिन मुद्दत होगी जिसमें ये कमीशन जो है वो अपना काम मुकम्मल करेगा। आम तौर पर हमारे यहाँ ये जो कमीशंस हैं, ये कमीशंस करते ये हैं कि ये अपनी मुद्दत में इजाफे की दरख्वास्त कर देते हैं। मैं आपको बताता, नवंबर 2007 में एमरजेंसी का जब नफाज हुआ था, तो जस्टिस जिलानी ने हलफ लेने से इनकार कर दिया था। बाद में ये 2009 में बहाल हुए थे। अब जिलानी साहब के हवाले से ये जो कमीशन है, इसकी जब ये सरबराही करेंगे, तो इस सिलसिले में खबर क्या आई है। टीओआर्स जो हैं, उनकी मंजूरी वफाकी काबीना ने दे दी है। अब वफाकी काबीना पर इल्ज़ाम है, वफाकी काबीना पर भी इल्ज़ाम है कि इन तमाम चीज़ों का निशाना जो केसेस में हो रही हैं, वो बन रहे हैं इमरान खान। इन तमाम चीज़ों के बेनिफिशरी हैं शहबाज शरीफ। ये तमाम चीज़ें की हैं खुफिया इदारे आईएसआई के अफसरान ने, और खुफिया इदारे आईएसआई का जो काम करने का तरीका है वो ये है कि ये वज़ीर आज़म के अंडर है। इसमें आम तौर पर सरबरा इसका एक फ़ौजी अफसर होता है, इसमें फ़ौजी अफसरान होते हैं, लेकिन ये वो इदारा है जो वज़ीर आज़म के अंडर काम करता है। जिस तरह आईबी है वो सिविल खुफिया इदारा है, ये फ़ौजी खुफिया इदारा है, इंटेलिजेंस का इदारा है, लेकिन इसकी सरबराही जो है वो वज़ीर आज़म के अंडर होती है। तो शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी हुकूमत ने इनका इंतखाब किया। इंतखाब कैसे हुआ? इंतखाब ऐसे हुआ कि काबीना का इजलास हो रहा था। काबीना के इजलास में जब ये मामला ज़ेर बहस आया, तो फिर उस मौके पर सेक्रेटरीज़ को और जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको उस हॉल से, उस जगह से निकाल दिया गया। सिर्फ काबीना अरकान रह गए और फिर बताया गया कि कमीशन बनाया जाना है। कमीशन के सिलसिले में नाम ज़ेर गौर आए, और वहाँ पर फिर काबीना के तमाम अरकान ने खबर के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और कहा कि आप जिसे कमीशन की सरबराही देंगे हमें कबूल होगा। तो ये नाम फिर उसके बाद सामने आया। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि ये भी मुक़्तदिर हलकों की जानिब से दिया गया नाम है, और मुक़्तदिर हलकों की जानिब से दिया जाने वाला ये नाम जो है, ये वही करेगा जो इनको करना है। अब इस सिलसिले में मेरी राय हमेशा से ये है कि ये काम जो है ना, ये खुद करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस सिलसिले में इस ख़त को एक दरख्वास्त में तब्दील करते हुए सिलसिले में दरख्वास्त मांगनी चाहिए थी, और फिर सुप्रीम कोर्ट को यहाँ अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इसको अदालत में सुनना चाहिए था। अज़खुद नोटिस के तहत इसको सुनना चाहिए था, और ये अदालत सुनती, पावर्ड अदालत सुनती ना, क्योंकि जब कमीशन है, जज साहब हैं, तो फिर एक रिटायर्ड जज साहब के हवाले से मुसलसल बात ही हो रही है कि वो कितने भी अपराइट हों, उनका जो भी कैरेक्टर हो, लेकिन बात सामने खुफिया इदारों की है, तो क्या वो इतनी ताकतवर, इतनी भरपूर इंक्वायरी कर सकेंगे कि जिसके नतीजे में तशफ़ी हो सबकी कि ये बिल्कुल ठीक होगा। इस हवाले से अब मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। तो मेरी राय में मामला कमीशन तक जाना नहीं चाहिए था। मेरी राय तो यह है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुन सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं सुना। काजी फाइज़ साहब को सुनना चाहिए था। उन्होंने अपने 6 जज साहिबान को फेंक दिया है बस के नीचे। वो जो कहते हैं ना, थ्रोन अंडर द बस, तो वो काजी फाइज़ साहब ने कर दिया है। ये काजी फाइज़ साहब को खुद करना चाहिए था। और अगर ये चैलेंज भी था कि सामने खुफिया इदारा है और काजी फाइज़ साहब इसे सुनते, तो ज़्यादा बेहतर होता। ये उनके अपने लिए भी मेरी राय में बेहतर था। अब इसके बाद एक दो और अहम खबरें हैं। ख्वाजा आसिफ साहब और हमजा शहबाज साहब और दीगर लोग मुस्लिम लीग नून के, इनमें से 41 अरकान असम्बली को, उनकी कामयाबी को चैलेंज कर दिया गया है। और ये
अलीम खान साहब भी इसमें शामिल हैं, जस्टिस साहब हैं तनवीर सुल्तान साहब, इन पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्राइब्यूनल इनकी अपीलों की समाअत करेगा। आलिया हमजा साहिबा ने हमजा शहबाज की कामयाबी को चैलेंज किया है। अली एजाज भुट्टर साहब ने अब्दुल अलीम खान साहब की कामयाबी को चैलेंज किया है। रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा ने ख्वाजा आसिफ साहब की कामयाबी को चैलेंज किया है। इसी तरह से PP 152 मलिक मोहम्मद वहीद की कामयाबी ये चैलेंज की गई है नौमान मजीद की जानिब से। तो ये तमाम कामयाबियाँ, इंतखाबी कामयाबियाँ अदालत में चैलेंज कर दी गई हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है? देखिए, तनवीर सुल्तान साहब जो हैं, उनकी तरफ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की दरखास्तें मुस्तरद हो रही थी और आगे ट्राइब्यूनल में गई थी, तो उनकी तरफ से जो सबसे ज़्यादा फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आए थे, ये इनकी जानिब से आए थे। अब तनवीर सुल्तान साहब जब ये करेंगे सरबराही और ये केसेस सुनेंगे, तो इनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो ज़ाहिर है कि अपने वकीलों के ज़रिए पेश होंगे और चैलेंज करेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हैं। दूसरी बात, पहले जब ये बने थे बेंच ट्राइब्यूनल्स इंतखाबी उज़ुरदारियों के मामले पर, तो 2018 में गालिबन इनकी तादाद जो थी वो ज़्यादा थी। वो मुझे अगर सही तादाद इस वक्त याद है तो हमारे सामने शायद कुछ 5-6 ट्राइब्यूनल्स मौजूद थे। अब की बार जो है वो 2 अदर ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं। तो ये 2 अदर ट्राइब्यूनल्स, इतनी बड़ी तादाद में दरखास्तें, ये लंबा काम है, लंबा चलेगा। फिर उसके बाद किसी के हक़ में ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है, तब तक थैले खोलो काम दिखाओ। ये अभी हो चुका 2 हलकों में हमारे सामने, जिनमें से एक लोधरा का हल्का था और दूसरा हल्का गुजरांवाला में था। तो ये मज़ीद भी हो सकता है, चीज़ें बदल सकती हैं। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है, वो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मुझे बहुत स्लो, बहुत लेज़ी नज़र आती है, और यही लेज़ीनेस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद नुकसान का बायस बनती हुई नज़र आ रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।